अभी भानु प्रताप के बाद किसके चरणों में सर रखोगे? हमारी चिंता छोड़िए, अब आप अपनी चिंता कीजिए। मैंने तो सोचा था कि जरूर तुमने अपना घर बसा लिया होगा। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान अपनी सारी खुशियां घर की चार दीवारी के अंदर ही तलाशे। एक तरफ पापा के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है और दूसरी तरफ भाभी हॉस्पिटल में पड़ी है। ये फैसला आपके बारे में लिया जाना था, इसलिए मेरी गैर हाजिरी में मुझे पार्टी से बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया। आप चाहे कुछ भी कहें आचार्य जी, लेकिन पार्टी के सारे मेंबर्स को पता है कि अंतिम निर्णय तो आपका ही होता है। और अगर आप इसे मेरा निजी फैसला समझ रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। जनता के बीच जो बात कही गई उस पर अमल करना हमारी मजबूरी है। और इंक्वायरी कमीशन बिठाने की बात सीएम साहब शंकर प्रसाद ने खुद की, इसलिए इंक्वायरी कमीशन बिठाया जा रहा है। अगर इंक्वायरी कमीशन ने आपको क्लीन चिट दे दी तो पार्टी के दरवाजे आपके लिए दोबारा खुल जाएंगे। ये जो मेरे खिलाफ हो रहा है उसे मैं अच्छी तरह से समझने लगा हूं। भानु प्रताप ने जो खेल शुरू किया था उसे शायद आप आगे बढ़ा रहे हैं। मुझ पर उंगली मत उठाइए बलदेव जी। इंक्वायरी कमीशन बिठाने का फैसला मुख्यमंत्री शंकर प्रसाद का है। धन्यवाद। सर, जाल तो बहुत मजबूत बुना गया है, जिसे काटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है हमें। सब नजर आ रहा है मुझे प्रदीप। सर, ये सब आपकी जड़ों को काटने की कोशिश है। एक तरफ तो आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई जा रही है आपके ऊपर, जो कि भानु प्रताप के कुटिल दिमाग की उपज है। तुम ठीक कह रहे हो प्रदीप, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शंकर प्रसाद, जिसे हमने खड़ा किया, जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हमने पहुंचाया, आज वो हमारे खिलाफ आयोग बिठा रहा है। सर, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। क्या बात है जी? हमने आपको बताया था ना मैडम, वही बात सामने आई। सर को पार्टी से बर्खास्त किया जा रहा है और इनके खिलाफ जांच आयोग भी बिठाया जा रहा है। शारदा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। सर, अब हमें इस मसले पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। आपको पार्टी से बर्खास्त किया गया है, यानी कि बात साफ है कि आप अपनी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ सकते, यानी कि अब आपको निर्दलीय बनकर ही चुनाव लड़ना होगा। सबको पता है प्रदीप कि इस जनता जनार्दन पार्टी को खड़ा करने में मेरा कितना बड़ा योगदान है। ये मुझे पार्टी से बर्खास्त करके पार्टी को मजबूत नहीं बना रहे, बल्कि उसे और कमजोर कर रहे हैं। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा प्रदीप, मुझ में इतना दम है। मैं एक नई पार्टी खड़ी कर सकता हूं, एक नया संगठन तैयार कर सकता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय को दिखाऊंगा कि बलदेव सिंह में कितना दम है, दिखाऊंगा उन्हें। आप उस न्यूज चैनल के एडिटर हो जी, चीफ एडिटर। मैं तो एक बात जानूं कि आप जो चाहोगे वही होगा वहां पे। मैं यूं कह रहा था कि ये बलदेव सिंह जी की बर्खास्तगी की खबर के साथ साथ आप एक और ब्रेकिंग न्यूज बना दो कि भाई ये लोकसभा में अगली बार ईश्वर त्यागी जी चुनाव लड़ेंगे।
लो, ऐसी क्या बात कर दी आपने भाई साहब? हाँ? जो सेवा होगी करवा देंगे, और क्या है। ठीक है जी, ठीक है। त्यागी जी, मुझे समझ में नहीं आया कि इस बात का क्या मतलब हुआ। क्या सचमुच आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? और अगर ये सच है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी कि बलदेव सिंह के वित्त मंत्री का पद न सही, लेकिन लोकसभा का टिकट तो आपको मिल ही रहा है, जिससे बलदेव सिंह लड़ने वाले थे। भाई, पार्टी में अपनी बात मनवाने का ये एक तरीका है। लोकसभा का इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसने देखा है, लेकिन माहौल गर्म करना पड़ता है तभी बात बनती है। ओह, तो ये बात है। जी हाँ, यही बात है। भाई, लोकसभा में आप बोलो कि जी कौन खड़ा होगा, ये बात पार्टी अध्यक्ष के कानों तक पहुंचनी चाहिए। बाद में ये न्यूज चैनल वाली खबर आ जाएगी, हमारे समर्थक नारे लगा देंगे, बस जी हो गया काम। ऐसा रजनी जी, ये राजनीति का जो तामझाम है ना, ये थोड़ा बनाना पड़ता है। भाई, आप एक बात सोचो, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, इतना पैसा, वरना कैसे मिलेगा आपको। और रही बात ये बलदेव सिंह जी की, तो एक बार आयोग की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर देखना इनका क्या हश्र होता है। नहीं, इसमें फिक्र करने की क्या बात है। जानता हूं मैं। ठीक है। अभी खबर आई है कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई भी अपनी जांच बड़ी तेजी से करा रही है प्रदीप। सर, हम तो पहले ही कह रहे थे, ये सब आपके खिलाफ बिछाया हुआ एक जाल है, जनता को दिखाने के लिए खाना पूर्ति है। असल में तो मामला कुछ और ही है। इस मामले को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं प्रदीप, इसलिए सीबीआई जांच बिठाई गई है। कमलजीत ने पुलिस में मेरे खिलाफ बयान दिया था और अदालत के बाहर उसे गोली मार दी गई थी। तो सीबीआई ये जांच करना चाहती है कि कहीं इसके पीछे मेरा हाथ तो नहीं था। और सच्चाई ये है कि कमलजीत मेरा आदमी नहीं था और ना ही उसी कांड में मेरा हाथ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन सीबीआई ने रिपोर्ट क्या दी है ये किसी को नहीं मालूम है अब तक। आप एक बार फोन करके पता करने की कोशिश कर लेते तो। मेरे फोन करने का मतलब होगा कि इस कांड के पीछे मेरा ही हाथ था और इसलिए डरकर मैं उस रिपोर्ट की सच्चाई जानना चाहता हूं। बात आपकी सच्चाई की नहीं है, सवाल ये है कि आपको कटघरे में खड़े करने के लिए जिस तरह से षड्यंत्र रचाया जा रहा है, हम कैसे यकीन कर सकते हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अब जब रिपोर्ट आ ही गई है तो ये बात भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है। आप खामोश होकर बैठ जाना चाहते हैं पापा? ये ठीक नहीं है। बेटा, तुम परेशान मत हो, हम कोई अपराधी थोड़ी ना है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जाल बुनने वालों ने कितना मजबूत जाल बुना है और वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। सर, अगर प्रतिष्ठा पर आंच आई तो ये आगे के लिए ठीक नहीं है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो प्रदीप? दुश्मनों की चाल सामने तो आने दो, फिर देखते हैं कि क्या जवाब देना है। जरा मैं भी तो देखूं कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आप लोगों के लिए एक और खबर है कि रागिनी कोमा में चली गई।
को इस हालत में क्यों पहुंचना पड़ा। उन्होंने तो ऐसी कोई भी गलती नहीं की थी जिसकी सजा उन्हें मिली हो। अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान। इस खबर ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। तो माँ तो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। भाभी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ भगवान? आखिर भाभी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सरकार की ओर से जो जांच आयोग बिठाया गया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। सरकार ने उस रिपोर्ट का कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन हमें हमारे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ तो है जिससे बलदेव सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी कि आयोग की ये रिपोर्ट बलदेव सिंह के लिए कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी करने वाली। मैडम, जांच आयोग ऐसी कौन सी रिपोर्ट दे सकती है? जांच की जिम्मेदारी आयोग को सौंपी गई थी। सच क्या है और झूठ क्या है, ये सारे तथ्यों के हिसाब से आयोग ने पेश कर ही दिया है। मुझे तो बस इसी दिन का इंतजार था। यानी आपको पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला? बिल्कुल पता है। बलदेव सिंह ने शायद ये सोच लिया था कि भानु प्रताप से उनकी कुर्सी छिन जाएगी तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, और बलदेव सिंह ताकतवर। लेकिन देख लो, इसी को राजनीति कहते हैं। ठीक कह रही हैं मैडम आप। सचमुच ये बहुत बड़ी अजीब सी बात है। बलदेव सिंह ने मुख्यमंत्री को उस कुर्सी तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और अब मुख्यमंत्री जी ने जो आयोग बिठाया था वही बात बलदेव सिंह के लिए मुसीबत बनने वाली है। अब देखते हैं बलदेव सिंह का क्या अंजाम होता है। खतरे की तलवार तो उनके सिर पर लटक ही रही है। मत रोइए माँ। कम से कम अभी हमारे पास ये तसल्ली तो है कि भाभी ठीक है। और आप देखिएगा माँ, भाभी बहुत जल्दी कोमा से निकलकर ठीक होकर बिल्कुल इस घर में आ जाएंगी, यहीं हमारे घर में। आप प्लीज फिक्र मत करिए माँ। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो बेटा, लेकिन पता नहीं क्यों दिल को तसल्ली नहीं हो रही है। अब तक तो डॉक्टर तसल्ली दे रहे थे, बहू ठीक हो जाएगी। आज उसी बात का डर है। वो खबर आ गई जिसका डर था। पापा कहाँ है माँ? अपने कमरे में है बेटा। भगवान, क्या सारी मुसीबतों को एक ही साथ आना था? पापा के बारे में क्या बताना चाहते हो? खबर यह है कि आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो तुम्हारे पापा के खिलाफ है, और इस रिपोर्ट के आधार पर तुम्हारे पापा पर कार्यवाही होने वाली है। जिंदगी का भंवर है। मैडम, खुद को संभालिए मैडम, हिम्मत से काम लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुख बहुत बड़े होते हैं, मगर उनके लिए आंसू बहाने का वक्त नहीं होता है, और ये वक्त कुछ ऐसा ही है हमारे। ये आप क्या कह रहे हैं? खबर मिली है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। न्यूज वालों को शक है कि वो रिपोर्ट सर के खिलाफ है। रिपोर्ट अभी तक लीक नहीं हुई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उस रिपोर्ट में जो भी है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस रिपोर्ट के खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी मैडम।
हाँ प्रदीप जी, अगर ये रिपोर्ट गलत है तो मैं इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाऊंगी। जी मैडम। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? कहिए माँ जी, कैसे याद किया? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, आप जब कहेंगी मैं दोबारा चला आऊं। माँ जी एक्चुअली इलेक्शन का टाइम है और सारे जिले की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। शहर में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना है, इसलिए बहुत बिजी हूँ। पता नहीं शहर में क्या क्या होने वाला है, चक्का जाम, रैली। अब 3-4 दिन तो आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जैसे ही शहर का माहौल ठीक हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। ओके माँ जी, नमस्ते। आखिर क्या होने वाला है? ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि पापा को कानून के जाल में फंसाने की कोशिश की जाएगी। आदित्य से पूछकर देखती हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। हाय मीनाक्षी। हाय आदित्य, कैसे हो? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। तुम्हारे पापा के बारे में कुछ बताना चाहता था। खबर कुछ अच्छी नहीं है मीनाक्षी। पापा के बारे में क्या बताना चाहते हो? खबर यह है कि आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो तुम्हारे पापा के खिलाफ है और इस रिपोर्ट के आधार पर तुम्हारे पापा पर कार्यवाही होने वाली है। कैसी कार्रवाई आदित्य? तुम्हारे पापा के खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है। इसका मतलब साफ है मीनाक्षी कि तुम्हारे पापा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्या वो लोग नहीं जानते कि मेरे पापा का इस प्रदेश में और राजनीति में क्या रुतबा है? इसी रुतबे को कम करने के लिए ये सब हुआ है मीनाक्षी। आदित्य, पापा के समर्थक और कार्यकर्ता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे पापा के खिलाफ ये खेल खेला है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और अगर तुम्हारे पापा के समर्थकों की ओर से कोई भी कार्यवाही हुई या कोई भी हिंसा की घटना सामने आई तो उसका इल्जाम भी तुम्हारे पापा पर ही लगेगा। और वैसे भी खबर है कि प्रशासन तुम्हारे पापा के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले हर तरह से तैयार हो जाना चाहता है। हर जगह पुलिस के लिए अलर्ट भेजे जा रहे हैं, यानी ऐसा कुछ होने वाला है। तो माँ जी को समझाओ कि वो हिम्मत से काम ले। बाय। बाय आदित्य। मैं जेल से कब लौटूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे संकल्प को पूरा करोगी। जिंदगी एक भंवर है। हेलो बलदेव जी, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। सीबीआई टीम यहाँ से आपको अरेस्ट करने के लिए निकल चुकी है। ठीक है। शारदा, शारदा। जी आई। जी शारदा, मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। वो लोग किसी वक्त भी यहां आ सकते हैं मुझे गिरफ्तार करने। ये मेरे दुश्मनों की मेरे खिलाफ एक साजिश है, मुझे मिट्टी में मिलाने की साजिश।
ताकि मैं उनके खिलाफ खड़ा ना रह सकूं, उन्हें जवाब न दे सकूं। इसलिए आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं शारदा। मेरी जान भी आपकी है और आप मुझसे मांग रहे हैं। मैं जेल से कब लौटूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज तुम मुझे वचन दो, वचन दो कि तुम मेरे संकल्प को पूरा करोगी, कमजोर नहीं पड़ोगी, मेरे अधूरे काम पूरे करोगी शारदा। वचन दो, तुम मेरी पत्नी हो शारदा, अर्धांगिनी हो मेरे अधूरे काम को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। वचन दो मुझे कि तुम एक नया संगठन तैयार करोगी, एक नई पार्टी खड़ी करोगी और एक दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठोगी। वचन दो मुझे। वचन दो मुझे। मैं सीबीआई से माफी चाहता हूं आपके नाम अरेस्ट वारंट। तुम्हारे घर में न जाने क्या कुछ हो रहा है और तुम्हें इस बात से कोई खबर ही नहीं रखती। जिस दर पे जाना नहीं है उसका पता पूछने से क्या फायदा। आंसू पूछने की उम्मीद भी उसी से की जा सकती है जिसे घर से कोई वास्ता हो, जिसमें अपनापन हो। मैं तो भूलती जा रही हूँ कि मेरा अपना कोई बेटा भी है। और आप भूलने की बात कर रही हैं, लेकिन मैं याद दिलाने की बात कर रहा हूं कि सिर्फ बेटा कह देने से रिश्तों के सारे फर्ज पूरे नहीं हो जाते।